नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सेकंड वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में अपन ने देखा था कि भौतिक प्रदेश आखिर बोलते किसको हैं। तो ये देखा था कि पृथ्वी के धरातल पर स्थित जो भी स्थलाकृति या उच्चावच होते हैं, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि सभी आते हैं, इनका किसी भी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जो अध्ययन करते हैं वो भौतिक प्रदेश कहलाता है। इनका निर्धारण किससे होता है? तो इनका निर्धारण किया जाता है समुद्र तल, और समुद्र तल लेते हैं अपन चेन्नई वाला। इसके बाद में अपन देखा था कि जो स्थलाकृति है वो कौन कौन सी होती है। तो ये पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि होते हैं, लेकिन इनको बोलते कैसे हैं तो देखते हैं। इसमें देखा था अपन ने कि जो समुद्र तल से यदि जो भी स्थलाकृति है उसकी ऊंचाई 300 मीटर होती है तो वो मैदान की कैटेगरी में आता है। 300 से 600 मीटर की ऊंचाई होती है तो वो पठार की कैटेगरी में गिना जाएगा। यदि स्थलाकृति की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक और 1800 मीटर के बीच में है तो पहाड़ की कैटेगरी में, और 1800 मीटर से अधिक होता है तो उसको लेंगे अपन पर्वत की कैटेगरी में। इसके बाद में देखा था कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967-68 में। और किस बुक में किया था? तो ये था राजस्थान का भूगोल। और इन्होंने कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा था। इसके बाद में अपन ने देखा था वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का डायग्राम से कि कौन कौन से प्रदेश हैं। तो पहला था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अपन ने देखा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आया नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, बीहड़ प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और इसकी अपन ने विशेषता भी देखी थी। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो सेकंड वर्गीकरण है ये किसने दिया था? तो दूसरी बार जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है इनका वर्गीकरण दिया था एस के सेन ने 1968 ईस्वी में। और इन्होंने बांटा था जलवायु के आधार पर 3 भागों में। फिर देखा तीसरा जो वर्गीकरण दिया वो दिया प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 ईस्वी में। इन्होंने बांटा राजस्थान को 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेशों में। इसके बाद में देखा कि जो सबसे स्टैंडर्ड जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो आया 1994 ईस्वी में। ये दिया गया डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी द्वारा। इन्होंने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है इनको भौगोलिक उच्चावच और संरचना के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और ये जो विभाजन है वो किस बुक में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में। अब देखते हैं कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। इसके साथ ही अपन ने एक टेबल की सहायता से वर्गीकरण सारा देख लिया था। वो वर्गीकरण देखा था कि जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद में अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को फिर से 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। अरावली पर्वतीय प्रदेश को बांटा था 3 भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश को बांटा था 3 भागों में, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको बांटा था 2 भागों में। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखें, क्योंकि आधा देखने से आपके जो महत्वपूर्ण जो भाग है वो छूट जाता है, और क्या पता एग्जामिनर वहीं से पूछ ले, इसलिए आपको पूरा देखना है। अब बात करते हैं डायग्राम से कि वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं। ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसको अपन ने फिर से 2 भागों में बांटा है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। फिर सेकंड भाग अपन ने लिखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। फिर बांटा है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और जो सबसे नीचे वाला और सबसे छोटा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं इनके बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो एक टेबल में बना लेते हैं अपन। तो टेबल अपन ने आदि बना रखी है क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है भौतिक प्रदेश की विशेषता में क्षेत्रफल। तो जो मरुस्थल है
इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो ये है 61.11%। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये कितने क्षेत्र को कवर करता है, तो ये करता है 9% को, यानी जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 9% अरावली पर्वतीय प्रदेश है। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये करता है 23% भाग को कवर। फिर बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो ये कवर करता है, कितना बच गया 100 में से, तो 100 में से बच गया 6.89%। फिर बात करते हैं जनसंख्या की, तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये करती है 40% जनसंख्या। फिर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो इसमें जो जनसंख्या है वो निवास करती है 10%। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 39% हो जाएगा, और बच गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो इसमें आएगी 11%। इसके बाद में देखें कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ये मरुस्थल है तो यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी बलुई या फिर रेतीली मिट्टी। फिर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो इसमें कौन सी होगी, पर्वतीय प्रदेश है तो इसमें जो मिट्टी होगी वो पर्वतीय या फिर वनीय मृदा। फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी होगी, तो इसमें आती है जलोढ़ या फिर इसी को बोलते हैं दोमट मृदा। और बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो इसमें पाई जाती है काली मिट्टी, जिसको अपन रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करें ढाल की, तो जो ढाल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ये किधर से किधर है, तो मैप से देखते हैं एक बार। ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसका ढाल किधर से किधर है, तो इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी इधर से इधर की ओर। तो लिख लेते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वतीय प्रदेश के ढाल की बात करें तो एक पर्वतीय प्रदेश है तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोनों तरफ, यानी मान लो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है तो इसका ढाल कैसे हो जाएगा, पर्वत है तो इसका ढाल हो जाएगा ऐसे, यानी साइड में, तो इसको बोलते हैं अपन पार्श्विक, या फिर दोनों तरफ। ये दोनों तरफ अगल बगल में भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अगल बगल में, ठीक है। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और इसका ढाल की बात करें तो इसका ढाल हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो लिख लेते हैं इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये है यहाँ पे, तो इसका ढाल कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। लिख लेते हैं साथ के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर। अब बात करते हैं जलवायु की, तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कैसी जलवायु पाई जाएगी, तो इसमें पाई जाएगी शुष्क व अर्ध शुष्क। अभी अपन ने देखा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अपन ने दो भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क, तो यहाँ पे जलवायु आ जाएगी शुष्क और अर्ध शुष्क। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसमें कौन सी जलवायु आ जाएगी, इसमें आ जाएगी उप आर्द्र। फिर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो यहाँ पे जलवायु आ जाएगी आर्द्र जलवायु, और यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो यहाँ आ जाएगी अति आर्द्र जलवायु, यानी सबसे कम नमी, फिर उससे ज़्यादा नमी, फिर इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा नम वाला भाग।
फिर देखते हैं उत्पत्ति। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है गोंडवाना लैंड से। फिर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो इसकी उत्पत्ति हुई है वो ही टेथिस सागर से। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई तो गोंडवाना लैंड से है, लेकिन हुई कैसे है? तो वो हुई है गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। तो लिख लेते हैं गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कालक्रम की, यानी अपन भूगर्भिक जो समय सारणी है उसके अनुसार कौन से कालक्रम में ये विकसित हुआ था। तो बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो ये कौन से काल का है? तो ये है प्लीस्टोसीन काल का। फिर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो ये है प्री कैम्ब्रियन युग का। फिर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो फिर से ये प्लीस्टोसीन काल का ही है। और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो ये है क्रिटेशियस युग का। तो कौन कौन से युग हो गए कालक्रम के आधार पर? प्लीस्टोसीन, प्रीकैम्ब्रियन, फिर प्लीस्टोसीन और क्रिटेशियस। फिर आता है सबसे लास्ट में इसमें कौन कौन से जिले या कितने जिले शामिल होते हैं। तो बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो इसमें जिले आते हैं 12 जिले। फिर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो इसमें आते हैं कुल 13 जिले। बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो ये जो भौतिक प्रदेश है इसमें जिले आते हैं 10 जिले। और फिर जो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें जिले आते हैं 7 जिले। तो एक बार देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने आज एक बेसिक आइडिया लिया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का एक कंपैरेटिव स्टडी की है। मतलब इतना तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। तो इसमें अपन ने देखा सबसे पहले क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% पर, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% पर और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% पर फैला हुआ है। यानी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या में भी देख सकते हैं आप, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा किस भौतिक प्रदेश में निवास करती है? तो ये जनसंख्या भी है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ याद रखना है। फिर देखा अपन ने मिट्टी, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। पूर्वी मैदान की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ या दोमट मृदा। और सबसे लास्ट जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें काली या फिर रेगुड़ मृदा पाई जाएगी। फिर बात करें ढाल की तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो अगल बगल में या दोनों तरफ इसका ढाल है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पश्चिम के पूर्व की ओर और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। फिर बात करते हैं जलवायु की तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 2 जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु। फिर बात करें उत्पत्ति की
तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो हुई है गोंडवाना लैंड से। पूर्वी मैदानी प्रदेश की टेथिस सागर से और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की ज्वालामुखी क्रिया द्वारा गोंडवाना लैंड से। फिर बात करें कालक्रम की, तो ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ है इसका निर्माण, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का प्री कैम्ब्रियन युग में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का प्लीस्टोसिन काल में, और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्रिटेशियस काल में। अब बात करें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें 12 जिले आते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 13 जिले, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले, और फिर जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें आते हैं कुल 7 जिले। अब देखते हैं आगे, यानी अब अपन डिटेल स्टडी करेंगे और सबसे पहले लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी नूतन महाकल्प में। तो और नूतन महाकल्प को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नियोजोइक एरा, यानी अपने से ऑप्शन में यदि नूतन महाकल्प है तो वो आंसर हो जाएगा। अब नूतन जो महाकल्प है इसके कौन से युग में हुई थी, तो इसके चतुर्थक युग में। और चतुर्थक युग की बात करें तो उसमें काल कौन सा है, तो उस समय काल था प्लीस्टोसिन। अभी अपन ने सारणी में देखा था कि इसकी जो उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसिन काल के अंदर हुई थी। और अपन ने देख लिया कि ये अवशेष किसके हैं, तो ये अवशेष किसके हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये अवशेष हैं टेथिस सागर के। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है थार का मरुस्थल के नाम से। यानी जो भारत है या राजस्थान की बात करें इसमें इसको बोला जाता है थार का मरुस्थल। अब बात करें कि जो ये मरुस्थल है, यानी जो ये थार का मरुस्थल आपको दिख रहा है यहाँ से लेके इतना वाला, ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये विश्व का कौन सा मरुस्थल है, तो ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी विश्व में मरुस्थल की बात करें तो ये सबसे बड़ा 70वां मरुस्थल है। फिर बात कर लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो ये बात करें ये क्या है अपनी, ये है चौड़ाई। तो चौड़ाई लिख लेते हैं, ये चौड़ाई कितनी है, ये है लगभग 300 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करें यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी है, ये है 640 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात करें यानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई यहाँ लिख लेते हैं, ऊंचाई है इसकी 200 से 300 मीटर। ध्यान रखना है ऊंचाई मीटर में है और जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर और ये 640 किलोमीटर। अब बात करते हैं ये जो विस्तार है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है, अभी अपन ने देखा था तो ये है 61.11%। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से है जो टोटल जनसंख्या है राजस्थान की उसका 40%। और क्षेत्रफल विस्तार देख लिया अपन ने, ये राजस्थान का 61.11% पर। इसमें ज़िले कितने आते हैं, तो इसमें ज़िले आते हैं टोटल 12 ज़िले। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आ रहा है गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर इसके पास में झुंझुनू, फिर यहाँ पे सीकर वाला भाग, फिर नागौर, फिर यहाँ पे जोधपुर, फिर पाली, फिर जालौर, फिर बाड़मेर, फिर यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर। कितने ज़िले हो गए, ये हो गए 12 ज़िले। और संभाग की बात करें तो संभाग कितने में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 4
संभाग में। ये फैक्ट भी अपने से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी 12 जिले तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये कितने संभागों में फैला हुआ है ये भूल जाते हैं। तो ये याद रखना है 4 संभाग में। वो 4 संभाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीकानेर है, तो पहला संभाग हो जाएगा बीकानेर। फिर यहाँ पे आता है जोधपुर संभाग। फिर बात करें जयपुर संभाग की, तो ये वाला हिस्सा यानी सीकर वाला हिस्सा, तो ये आ जाएगा जयपुर संभाग में। और फिर कौन सा बच गया, फिर बच गया अजमेर संभाग वाला, यानी अजमेर संभाग का हिस्सा। यानी 4 संभाग के जो 12 जिले हैं वो मिलके एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बनाते हैं। अब आगे इसके और फैक्ट की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा अपन ने, यहाँ पे राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या है। तो जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। तो लिख लेते हैं जनसंख्या प्लस जैव विविधता की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। फिर बात करें, जो ये मरुस्थल है वो विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। सबसे युवा मतलब सबसे लास्ट में इसका निर्माण हुआ है। और दूसरा देखें कि जो यहाँ पे जो जनघनत्व है वो विश्व के सभी जो मरुस्थल है उनमें जो जनघनत्व है उससे ज़्यादा है। तो ये फैक्ट भी लिख लेते हैं, यानी सबसे युवा मरुस्थल। और सेकेंड अपन ने देखा सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, यानी यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा निवास करती है एरिया के हिसाब से। फिर देखा यहाँ पे जो ये जो एरिया है यानी पश्चिमी मरुस्थल है, इसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट कोयला इनके सर्वाधिक भंडार हैं। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्सरी कालीन की जो अवसादी चट्टानें थी इनके जमाव होने के कारण। तो लिख लेते हैं ये फैक्ट भी, यानी जो टर्सियरी जो कालीन चट्टानें हैं, चट्टानों के जमाव के कारण यहाँ पे जो परंपरागत और गैर परंपरागत है दोनों ही प्रकार के जो भंडार हैं उनका विस्तार दिखता है। तो जमाव के कारण देख लेते हैं खनिज तेल, मेन में लिख लेते हैं अपन, खनिज तेल के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और किसके भंडार हैं मेनली, ये हैं लिग्नाइट के। और लिग्नाइट किस में आता है, कोयले में। ठीक है, अपन ने इसकी विशेषताएं देख रहे हैं अपन। इसके बाद में देखते हैं ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये किस मरुस्थल का भाग है। तो ये कौन से मरुस्थल का भाग है, तो ये है जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल है, इसका पूर्वी भाग, यानी जो अफ्रीका इधर की साइड में है पश्चिमी भाग में, तो ये इसका पूर्वी भाग है। तो ये भी लिख लेते हैं ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो थार का मरुस्थल है वो कुल कितना है और कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो बात करें जो थार का मरुस्थल है वो 2 देशों में फैला हुआ है। तो अपन एक हल्का सा टेबल की सहायता से देखते हैं थार का मरुस्थल ये कितने देशों में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 2 देशों में। पहला देश है अपना भारत और दूसरा है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। अब भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो भारत में फैला हुआ है
4 राज्यों में। पहला अपना राजस्थान, फिर राजस्थान के ऊपर वाला मैप से देख लेते हैं, राजस्थान के ऊपर वाला कुछ हिस्सा पंजाब में, फिर हरियाणा में, और कुछ हिस्सा है वो गुजरात में, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं जिनमें जो थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। अब बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है अपने राजस्थान में, और सबसे कम की बात करें तो ये फैला हुआ है हरियाणा में। यानी जो थार का मरुस्थल है इसका जो न्यूनतम विस्तार है वो है हरियाणा में। अब बात करें जो भारत में मरुस्थल है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन ने देख लिया थार बोलते हैं। और आपसे पूछ ले कि जो पाकिस्तान में पश्चिमी मरुस्थल का भाग है इसको क्या बोला जाता है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, वो है चोलिस्तान। आपने गाना भी सुना होगा इससे रिलेटेड, वो मैं यहाँ नहीं गा सकता लेकिन आपको याद आ गया होगा। अब बात करें जो थार का मरुस्थल है वो टोटल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है टोटल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में। अब जो 2,33,000 वर्ग किलोमीटर है इसमें से जो राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है, वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी जो थार का मरुस्थल है वो लगभग सारा का सारा तो नहीं कह सकते, लगभग 60%, 1,75,000 वो राजस्थान में ही फैला हुआ है। इसके बाद में बात करें, अपन ने देख ही लिया कि राजस्थान के कितने ज़िलों में है, तो 12 ज़िलों में, 4 संभाग में। अब बात करें कि जो राजस्थान का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे है, तो सर्वाधिक विस्तार सबसे बड़ा ज़िला कौन सा आ रहा है 12 ज़िलों में, तो यहाँ आता है जैसलमेर, यानी सबसे जो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा वो आ जाएगा जैसलमेर में। और सबसे न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कुछ हिस्सा आ रहा है झुंझुनू का। यहाँ पे आपको पता होगा हमने स्टार्टिंग जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे मैप पूरा बनाया था, यहाँ पे केवल आउटलाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखा था अपन ने झुंझुनू। तो देख लेते हैं सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसलमेर में। और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा झुंझुनू में। ठीक है, इसके बाद में चलें कि जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो वो है सबसे बड़ा। अभी अपन ने देखा था 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। इसी के साथ में बात करें यहाँ पे राजस्थान के सापेक्ष देखें तो राजस्थान के सापेक्ष सबसे कम जनघनत्व है। अपने विश्व के सापेक्ष देखा तो सर्वाधिक जनघनत्व आ जाएगा, लेकिन राजस्थान के सापेक्ष देखें तो यहाँ का जो जनघनत्व है वो बहुत ही कम है। यानी राजस्थान के सापेक्ष देखें तो न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। यदि विश्व की दृष्टि से पूछे तो सर्वाधिक जनघनत्व और राजस्थान की सापेक्ष पूछे तो यहाँ पे आएगा न्यूनतम जनघनत्व वाला। इसके बाद में अपन ने अभी जो टेबल बनाई थी वहाँ पे देखा था यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है, मिट्टी की बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एंटीसॉल। इसका जो डेप्थ में वर्गीकरण है वो अपन मिट्टिया वाला एक अलग से चैप्टर लेंगे, उसमें देखेंगे कि एंटीसॉल जो मृदा है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। इसके बाद में देखें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन
मरुद्भिद वनस्पति। और इसको जो वैज्ञानिक भाषा है इसको इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं जीरोफाइट। ठीक है, अभी तक अपन ने देख लिया जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति के बारे में। अवशेष विस्तार के मरुस्थल को अपन ने डिवाइड कर लिया भारत और पाकिस्तान में। भारत में देखा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, सबसे कम हरियाणा में। राजस्थान में 2,33,000 में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान में है। और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार देखा अपन ने जैसलमेर में और सबसे कम है झुंझुनू में। इसके बाद में देखा ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इसके बाद में देखा यहाँ पे जो मिट्टी है वो रेतीली बलुई जिसको बोलते हैं एंटीसोल। वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद जिसको बोलते हैं जीरोफाइट। अब बात करें इसकी अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता में देखें और अगली विशेषता में बात करें जो मरुद्भिद जो वनस्पति है, मरुद्भिद वनस्पति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मरुद्भिद वनस्पति है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा बीकानेर। अब लगे हाथ बीकानेर में कुछ संस्थान भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर। यहाँ पे मेन 4 संस्थान हैं, उनको एक जगह ही लिख लेते हैं अपन। जो पहला संस्थान है वो है राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र। फिर जो दूसरा अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है, वो है राष्ट्रीय बेर अनुसंधान संस्थान। तो तीसरा अनुसंधान संस्थान है जोहड़बीड़ बीकानेर में, वो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। ये 3 राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं वो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसके बाद में देखें करंट अफेयर है कि जो भारत की प्रथम कैमल मिल्क की जो डेयरी है वो कहाँ स्थापित की गई है, वो भी स्थापित की गई है जोहड़बीड़ बीकानेर में। अब बीकानेर में और क्या क्या है, मतलब जो अपने को याद रखना है डायरेक्टली, तो बीकानेर में और याद रखने लायक है कि यहाँ पे एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है, उसका नाम है जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, जो नाम से ही पता लग रहा है कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। इसके बाद में याद करें यहाँ पे एक जैविक उद्यान भी है तो, और उसका नाम है मरुद्रा जैविक उद्यान। तो अपन ने जैसे बीकानेर की बात आई इससे रिलेटेड फैक्ट देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी प्रमुख नदी की। तो यहाँ पे प्रमुख नदी कौन सी है, तो जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है वो है लूनी नदी। अब ये उद्गम कहाँ से होती है तो वो अपन नदियों वाले में देखेंगे, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। ये होती है नाग पहाड़, अजमेर से उद्गम होता है। और ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ये बहती है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। और फिर यहाँ से बहती बहती किस में मिलती है, तो फाइनल मिलती है ये कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ है, कच्छ का रण है गुजरात में। अब बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ढाल की, तो ढाल अपन ने उस टेबल में भी लिख लिया था, एक बार यहाँ और लिख लेते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण
पश्चिम की ओर, यानी इधर से लेके नीचे की साइड में। ठीक है, अब आगे और फैक्ट देख लेते हैं। आगे मरुस्थलीय प्रदेशों का वर्गीकरण देखें उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो मरुस्थलीकरण है इसके कारण क्या क्या हैं। तो नया पेज ले लेते हैं, इसमें देखते हैं मरुस्थलीकरण के कारण कौन कौन से हैं। तो मरुस्थलीकरण बोलते किसको हैं, तो सबसे पहले देखें मरुस्थलीकरण बोलते किसको हैं। तो इसको बोला जाता है मरुस्थल का मार्च। और मरुस्थल का मार्च किसको बोलते हैं, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से, जैसे यहाँ तक है, फिर अपने स्थान से थोड़ा आगे और बढ़ जाता है, तो इसको बोला जाता है मरुस्थल का मार्च। यानी मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे की ओर बढ़ना, यानी मरुस्थल का प्रसार होना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च। तो मरुस्थलीकरण के कारण में अपन बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण का कारण है उसमें आता है वायु। और वायु से जो मरुस्थलीकरण होता है वो होता है लगभग 44.42%। और वायु में कैसे होगा, वायु का कटाव या अपर्दन बोल सकते हैं। जैसे ही मतलब वायु के साथ साथ जो मिट्टी है वो बह के मतलब उड़ के चली जाती है, मतलब कम जहाँ पे मरुस्थल होता है उस वाले स्थान पे जाके जो बालिका स्तूप वगैरह बना लेती है। तो सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीकरण का कारण है वो होता है वायु से। इसके बाद में बात करें किसका नंबर आता है, ये होता है जल से। जल से होता है लगभग 11 से 11.20%। फिर बात करते हैं इसके बाद में जो मरुस्थलीकरण का कारण है वो है वनों के कटाव से। यानी वनों का जो अपन कटाव कर रहे हैं, काट काट के बेच रहे हैं या अपने काम में ले रहे हैं, उससे जो मरुस्थलीकरण है वो 6.25% योगदान देता है। फिर बात करते हैं लवणीकरण से। तो लवणीकरण से होता है लगभग 1% मरुस्थलीकरण। और जो बच गया फिर वो होता है मानवीय क्रियाकलापों से। अब मानवीय क्रियाकलापों में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा पशुचारण। और पशुचारण में भी सबसे ज़्यादा, यानी इसको बोलते हैं अपन अतिचारण। फिर दूसरा मानवीय क्रियाकलापों में कौन सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वनों का कटाव या फिर निर्वनीकरण, या फिर इसको बोल सकते हैं वनोन्मूलन, यानी वनों का उन्मूलन कर देना। और सबसे लास्ट है जलवायु परिवर्तन से। तो अपने से डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है कि मरुस्थलीकरण के कारणों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो उसमें अपना आएगा वायु से। और वहाँ पे वायु से नहीं आएगा, वहाँ पे वायु अपर्दन से आएगा। तो अपने को याद रखना है वायु अपर्दन, जल अपर्दन, जल अपक्षय, ऐसे वर्ड आएंगे तो अपने को टिक करना है वायु वाला। ठीक है, 44.42%। फिर होता है जल से, फिर वनों के कटाव से, फिर लवणीकरण से, और जितना बच गया फिर वो होता है मानवीय क्रियाकलापों से। मानवीय क्रियाकलापों की बात करें पशुचारण से, वनों के कटाव या वनोन्मूलन से, या फिर जलवायु परिवर्तन से। अब अपन ने कारण देख लिए, तो रोकथाम के उपाय भी होने चाहिए। तो रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। और रोकथाम के उपाय मतलब फिजिकली हो या नहीं हो, सबसे पहले अपन उनके लिए कमेटी और एक दिवस है वो ज़रूर डिसाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए दिवस बनाया गया, वो बनाया गया 1994 में। किसके द्वारा बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। मरुस्थल को रोकने के लिए कौन सा दिवस घोषित किया, ये किया विश्व
मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और ये कितनी तारीख को घोषित हुआ? ये हुआ 17 जून को। कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ 1995 से, घोषित किया 1994 में, और ये स्टार्ट मनाना कब किया अपन ने? 1995 से। यानी अपने से पूछे कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 जून को। अभी इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर देख लेते हैं। जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं उनकी एक थीम होती है। तो 2022 की जो थीम है वो क्या थी, ये अपने से डायरेक्ट करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। तो पहले लिखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यदि थीम की बात करें तो ये है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ एक साथ सूखे से निपटना। अब जिसको इंग्लिश में याद करना है वो याद कर लो 2022 की थीम राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, और जिसको हिंदी में याद करना है वो याद रखे एक साथ सूखे से निपटना। ठीक है, ये तो हो गई रोकथाम के उपायों में जो सबसे पहला जो काम करती है सरकारें वो। इसके बाद में जो दूसरा काम, ये तो हो गया वर्ल्ड स्तर पे। दूसरा काम अपन राजस्थान क्या जो इंडियन लेवल की सरकार है वो पीछे क्यों रहेगी? इन्होंने बना दिए 2 मेन संस्थान, यानी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, और उसमें सबसे पहला कौन सा है? उसमें सबसे पहला जो सबको पता होगा वो बनाया काजरी। अब यहाँ पे काजरी तो सबको पता है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो अक्सर पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी काजरी की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगी केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई सन 1959 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अपने राजस्थान में ही बनाया गया है, इसलिए अपने को याद में रखना है। और वो कहाँ पे है? वो है जोधपुर जिले में। इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? ये है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। यानी ये जो संस्था है वो मरुस्थल के प्रसार को कैसे रोका जाए इसके लिए नीतियाँ बनाती है, योजनाएं बनाती है और उनका क्रियान्वयन करवाती है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में जो राजस्थान के अंदर स्थित है उसमें सेकंड नंबर आता है अफ्रीका, AFRI। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे फॉरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे एरिड जोन आ रहा है, यानी ये केंद्रीय शुष्क और अनुसंधान संस्थान यानी मरुस्थल के प्रसार को रोकने के काम करती है। और यहाँ पे फॉरेस्ट आ रहा है, यानी ये वनों के संरक्षण के लिए काम करती है। अफ्रीका की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, यदि इंडिया में पूछे, इंडिया में कब हुई? ये हुई 1985 में। और अपने राजस्थान में बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1988 में। और राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान में इसका मुख्यालय वही कहाँ पे है? ये है जोधपुर सिटी में। इसका उद्देश्य अपने देख लिया, फॉरेस्ट यानी वनों के संरक्षण को
बढ़ावा देना या उसके लिए काम करना। ठीक है, अब जो एक्चुअल जो मरुस्थल को रोकने के जो काम हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो अपन लिख लेते हैं। वो हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा वृक्षारोपण, यानी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को रोपना होगा। और वो कैसे होगा, वो होगा अपन एक लाइन में उनको लगाएंगे तो उससे मरुस्थल का प्रसार कम होगा। फिर सेकंड जो रोकथाम का जो रियलिटी में जो उपाय है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जो अपना भूमिगत जल है उसके संरक्षण को बढ़ावा देना या फिर बढ़ाना। इसके लिए अपन जो भूमिगत जल संरक्षण की विधियां हैं उनको अपनाएंगे। फिर जो तीसरा जो उपाय है वो है चरागाहों का विकास करना। ऐसे चरागाहों का विकास करें जिनसे जो पशु है, पालतू पशु, वो जो पेड़ पौधे हैं इनको नष्ट ना करे, जिससे जो मरुस्थलीकरण है वो कम से कम हो। फिर देखें जो अगला जो रोकथाम का उपाय है वो है जो मरुस्थल में बालू का स्तूप बनते हैं उनको स्थिरीकरण करना, यानी उनको एक जगह रोक लेना। तो बालू का स्तूप स्थिरीकरण। फिर अगला देखें उपायों में, तो अगला आ जाएगा पांचवा उपाय। वो क्या है, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना, या फिर बोल सकते हैं इजरायली कृषि को बढ़ावा देना, बूंद बूंद कृषि का उपयोग करना, ये सारे इसी में आ जाएंगे। या फिर अपन बोल सकते हैं शुष्क कृषि को बढ़ावा देने में कि जो सिंचाई के साधन हैं उनकी उन्नत तकनीकों का उपयोग।